हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज कवर करेंगे चैप्टर 6 ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। इसका मीनिंग हमने बताया था कि ताम्र का मतलब तामा, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। कृषक संस्कृतियाँ कृषि करने वाले लोग या बस्तियाँ। ताम्रपाषाण मतलब ऐसी कृषक बस्तियाँ, ऐसे कृषक लोग जो तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल साथ साथ करते थे, उन्हें हम ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों की कहानी क्या है। ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। नवपाषाण युग का अंत हुआ और इसी के साथ ही धातु का प्रयोग शुरू होने लगा। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातु प्रयोग में सबसे पहले इस्तेमाल की गई धातु थी तांबा। ऐसे ही जानवरों में सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण कई संस्कृतियां अस्तित्व में आईं। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। तकनीक की दृष्टि से अगर हम देखें तो ताम्रपाषाण अवस्था है वो हड़प्पा को कांस्य युगीन संस्कृति कहा जाता है। तो हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले ये रही ताम्रपाषाण अवस्था। बाद में कांसा बनाने की विधि को खोजा गया, तो उस समय कांसा इस्तेमाल करने वाली कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता भी इसी तरह की एक सभ्यता थी। पर काल क्रमानुसार लेकिन समय बीता, भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। अगर तकनीक की दृष्टि से हम देखें तो ताम्रपाषाण संस्कृति पहले आती है कांस्य युगीन सभ्यता से। लेकिन अगर हम तिथि की दृष्टि से देखें तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में। तांबे का यूज बाद में शुरू हुआ अगर हम उसकी तिथि के अकॉर्डिंग देखें तो। और वैसे देखें तकनीक के अकॉर्डिंग तो ये इसकी तकनीक तांबा बनाने की तकनीक पहले आ गई थी। यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले ताम्रपाषाणिक बस्तियाँ किस तरह की थीं उसके बारे में बात की जाएगी। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। घटिया किस्म का तांबा। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी ज़मीन और नदियाँ थीं। जहाँ पहाड़ी ज़मीन थी, नदियाँ थीं, क्योंकि उन्हें पत्थर चाहिए था औजार बनाने के लिए। और ये ग्रामीण गांव के रूप में समुदाय बना करके ये रहते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग थे जो हड़प्पा सभ्यता हुई है 5000 वर्ष पहले, वहाँ के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है जहाँ उसकी बाढ़ का पानी फैलता था, यहीं ये सभ्यता विकसित हुई इसी नदी के आस पड़ोस में। और यहाँ जो मैदान पड़े थे उपजाऊ मैदान, तो उस वजह से यहाँ कृषि अच्छी होती थी। तो सिंधु सभ्यता इस तरह से क्या थी, एक हम कहें कि विकासशील सभ्यता थी, एक ठीक ठाक सभ्यता थी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सड़कें कुछ आज के जैसा यहाँ पर नगर नियोजन था, सड़कों का जाल था, बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें थीं। जल निकासी की व्यवस्था की गई थी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से आज की जाती है।
भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिलती हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलती हैं और दक्षिण पूर्वी भारत में मिलती हैं। आहार राजस्थान से प्राप्त श्वेत चित्रित काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हैं। ये 1500 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। राजस्थान का एक जगह है, एक स्थान है आहार, वहाँ से ये मिले हैं। श्वेत चित्रित काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन इस तरह के ये हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 प्रस्थलों की खुदाई हुई है। एक है आहार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा। एक आहार है और दूसरा गिलुंद है। ये प्रस्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है। बनास घाटी बनास नदी है तो उसके आसपास का जो हिस्सा है सूखा हुआ वहाँ पर है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कैथा आयरन की खुदाई हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा या कैथा और आयरन ये स्थल हैं, इनकी भी खुदाई हुई। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता है। मालवा मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। ताम्रपाषाण के जितने भी मृदभांड मिले हैं भारत में, उनमें मालवा मृदभांड सबसे उत्तम क्वालिटी के मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। मध्य और पश्चिमी भारत की जो मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति है उसकी विलक्षणता यही है कि वहाँ के मृदभांड क्या है, सबसे विशिष्ट हैं। इसके कुछ मृदभांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है। कुछ मृदभांड और सांस्कृतिक वस्तुएं महाराष्ट्र में भी मिली हैं, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। सबसे ज़्यादा खुदाई अब तक कहाँ की गई है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे प्रस्थल कौन कौन से? अहमदनगर जिले में जोरबे स्थल है, एक नेवासा है, जोरबे नेवासा जोरबे, यहाँ इन्हीं के नाम पर इनको संस्कृति बोला गया है। जोरबे संस्कृति, नेवासा संस्कृति, इस तरह से। तो अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा, दैमाबाद ये 3 स्थल हैं। जोरबे, नेवासा और दैमाबाद। दैमाबाद को हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में आप देखेंगे कि ये आपका चंदोली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। प्रकाश और नासिक 2 स्थल ये और हैं। तो ये 5 स्थल चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये कहाँ है? पुणे में। इन सब जगहों पर खुदाई हुई है। ये सभी प्रस्थल जोरबे संस्कृति के हैं। अब इन सबको एक संस्कृति नाम दे दिया गया, जोरबे संस्कृति। ये नाम जोरबे के आधार पर दिया गया है, जोरबे स्थल का नाम है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पुरास्थल टाइप साइट है। ये एक साइट का नाम है, मतलब ये एक स्थल का नाम है। और ये कहाँ है? गोदावरी नदी की शाखा है, नदी प्रवरा, इसके बाएं तट पर स्थित है। तो इसी के नाम पर इन सारे स्थलों के जो लोग थे, उनकी जो संस्कृति थी, उसको जोरबे संस्कृति नाम दिया गया है। जोरबे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है। मालवा के लोगों की संस्कृति मालवा संस्कृति, तो जोरबे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हैं। लेकिन इन्होंने, जोरबे संस्कृति वालों ने, दक्षिण में जो नवपाषाण संस्कृतियाँ थीं उनसे भी कुछ चीज़ें सीखा है। उनके भी तत्व इनके अंदर थे, उनके भी रहन सहन के ढंग इनके अंदर थे। ईसा पूर्व 1400 से 700 के आसपास की जोरबे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। ईसा पूर्व 1400 से लेकर के 700 के आसपास की, ईसा पूर्व की बात हो रही है, ध्यान देना है। ईसा पूर्व 1400 से लेकर के 700 ईस्वी के आसपास की जोरबे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। लगभग पूरे महाराष्ट्र में थी। और इसका समय क्या? 1400 से 700 ईसा पूर्व, मतलब 700 वर्ष तक ये जोरबे संस्कृति रही थी। यूँ तो जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियाँ जैसे दैमाबाद,
इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच सी गई थी। मतलब दैमाबाद में और इनाम गांव में यहाँ नगरीकरण हो गया था, नगर बनने लग गए थे। बाकी सारे जो जोरवे संस्कृति के क्षेत्र थे वो कैसे थे, ग्रामीण थे, गांव थे। महाराष्ट्र के ये सभी पर्यटन स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं जहां बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। अब महाराष्ट्र के सारे क्षेत्र कैसे, सारे क्षेत्र किस स्थल किस एरिया में है, जहां भूरी, काली और भूरी मिट्टी मिलती है, उस क्षेत्र में काली भूरी दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन पठार वाला। और अर्धशुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क मतलब वर्षा नॉर्मल होती है और यहाँ पर बेर और बबूल के पेड़ मिलते हैं, लेकिन ये नदी तट के किनारे वाले एरिया में हैं। इसके अलावा नर्मदा टोली जो है ये प्रस्थल भी है जो नर्मदा के तट पर है, ये नर्मदा के किनारे है नर्मदा टोली। अधिकांश ताम्र पाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए। अब ताम्र पाषाणिक जो तत्व हैं, ताम्र पाषाणिक लोगों की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, वो नवपाषाणिक स्थल जो दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थल थे उनमें देखने को मिलती है। कई ताम्रपाषाण, जैसे कहते हैं ना कि विकास एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहाँ नहीं होता वहाँ विकास जाता है, तो दक्षिण भारत में भी इसकी लहर गई होगी। और नवपाषाणिक लोगों के, जो नवपाषाणिक लोग थे वो कैसे हो गए होंगे, ताम्रपाषाणिक हो गए होंगे, तांबे का यूज करने लगे होंगे, पत्थर का तो पहले से ही कर रहे थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में पाए गए हैं। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, इसके इलाहाबाद, अब तो ये इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद का, जिले के बिंद क्षेत्र में मिले हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो गंगा तटवर्ती, गंगा के किनारे जो चिरांद नामक स्थल है बिहार में, चिरांद, इसके अलावा बर्धमान जिले के पांडु राजार डिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम, पश्चिम बंगाल का जिला है बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती, गंगा के किनारे का चिरांद और इसके अलावा बर्धमान जिले के पांडु राजार डिबी, ये स्थल के नाम है। और पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिले में है महिषदल, ये महत्वपूर्ण स्थल है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है जिनमें उल्लेखनीय है बिहार में सेनुबार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरडीह, नरहन। देखिए बिहार में सेनुबार, सोनपुर और ताराडीह, ये 3 स्थल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरडीह और नरहन, इन स्थलों की भी खुदाई हुई है जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, अनेक स्थानों में, खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग कैसा था। दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग, पत्थर के फलक बनाए जाते थे, उद्योग बड़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। मतलब दक्षिण भारत में अनेक ऐसे स्थान थे जहाँ पर प्रस्तर फलक बनाए जाते थे, प्रस्तर फलक उद्योग यहाँ पर विकसित हुआ और बढ़ा, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ चलती थी। जाहिर है कि ऐसे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ तो ताम्रपाषाण नवपाषाण युग से ही चली आ रही थी। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे, पहाड़ियों के पास थे, क्योंकि पत्थर चाहिए था वहाँ पर। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली हैं, कहीं कहीं तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली हैं। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। आहार और गिलुंद अन्यान्य समकालिक ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है। ये विशेषता है किसकी,
बाकी जो कृषक संस्कृतियाँ थीं, ताम्रपाषाणी कृषक संस्कृतियाँ, उनके विपरीत ये यहाँ देखने को मिला है। राजस्थान के आहार में यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था, छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या जो फलक हैं, इनका भी एक आध यहाँ से अवशेष मिला है, बाकी लगभग अभाव है, पूरी तरह से यहाँ नहीं मिली है। इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई पत्रें हैं जो सभी तांबे की हैं। हालांकि इस चादर कांसे की भी पाई गई है। तो देखिए यहाँ पर ये ईट जो लिखा है ना, ये आपको समझ लेना कि ये ठीक नहीं। इसकी वस्तुओं में कई, या यहाँ की ईट नहीं, ये बेसिकली यहाँ होगा, या इसको हटा दो, ईट को ध्यान रखना है, इसकी समझ लो, या यहाँ की। इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई पत्रें हैं जो सभी तांबे की हैं। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तो यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ मिली हैं सपाट, जो इस काल की, इस संस्कृतियों की, ताम्रपाषाण संस्कृतियों की क्या है, कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई पत्रें हैं, सभी तांबे की हैं। लेकिन यहाँ पर एक चादर मिली है कांसे की। तांबा पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। तो यहाँ देखिए ना के बराबर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं पत्थर की। सपाट कुल्हाड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, ये बात कहाँ की कर रहा है, आहार की। चूड़ियाँ मिली हैं, कई पत्रें मिली हैं, और ये सब तांबे की हैं। एक चादर मिली है कांसे की बनी हुई एक चादर भी यहाँ से मिली है। तांबा यहाँ अभी दक्षिण पूर्व राजस्थान में है ये दोनों स्थल, आहार और गिलुंद। आहार की बात कर रहे हैं हम, तो दक्षिण पूर्व में ही आपका एक स्थल है खेत्री नामक खान, तांबे के लिए प्रसिद्ध रही है। तो वहाँ से इनको तांबा मिल जाता था। तांबा पास ही उपलब्ध था, इसीलिए कह रहे हैं कि तांबा पास ही उपलब्ध था, क्योंकि खेत्री स्थान पास ही है यहाँ आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे, धातु बनाना जानते थे। ये शुरू से ही तांबा बनाना जानते थे आहार के लोग। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। तो आहार का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती, याद रखना है। आहार संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। जो आहार संस्कृति है उसका काल 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। जो गिलुंद है, वो गिलुंद नामक स्थल इस संस्कृति का, आहार संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। स्थानीय केंद्र माना जाता है, मतलब यहाँ के लोग वही लोग हैं जो पहले से वहाँ रह रहे थे। गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं, गिलुंद में सिर्फ तांबे के टुकड़े मिले हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया, एक पत्थर का उद्योग भी पाया गया जहाँ से पत्थर के औजार बनते थे। महाराष्ट्र के जोरबे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं। सपाट है, आयताकार है, तांबे की कुठारें मिली हैं। और चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। तांबे की छेनी कहाँ से मिली है, चंदौली से। चंदौली कहाँ है, महाराष्ट्र में, जो जोरबे संस्कृति का हिस्सा है। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे। ताम्रपाषाण के जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के मृदभांडों का व्यवहार करते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के मृदभांड यूज करते थे। इनमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं, और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व व्यापक तौर पर होता आया है। 2000 ईसा पूर्व से इनका प्रयोग होता आया है। तो ये कैसे बर्तन, काले व लाल रंग के बर्तन, ये चाकों पर बनते थे, और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ बनी रहती थी। ये बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। मतलब सब जगह लगभग इस तरह के मृदभांड मिले हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ इनका इस्तेमाल करते थे। टोंटी वाले जलपात्र, जो आज हम मग्गे देखते हैं टोंटी वाले, उस तरह के गोड़ीदार तस्तरियों का इस्तेमाल करते थे। कहाँ के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग।
ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, बुक में भी ये दे रखे हैं। इनके नाम यहाँ दे रखे हैं। सिंधु क्षेत्र में कौन कौन से थे, गंगा नदी क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में, महानदी क्षेत्र में, इस तरह से। और गोड़ीदार कटोरे भी बनते थे। गोड़ीदार का मतलब है जो पकड़ने वाला हैंडल होता है ना, उस तरह का गोड़ीदार कटोरे बनते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदुभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। कुछ लोग अलग संस्कृति वाले भी थे इनमें, जो काले और लाल मृदुभांड का प्रयोग करते थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदुभांड चित्रित हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कैसे हैं, घड़े मिले हैं, वो चित्रित हैं। पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदुभांड बहुत कम हैं। समझ गए, पूर्वी भारत में जो मिले वो चित्रित कम है, उन पर रेखाएँ ज़्यादा मिली, रेखा वाले। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। तो इन सभी क्षेत्रों के लोग दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और इनके अलावा अन्य जगहों पर रहने वाले जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो मवेशी पालते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी पालते थे और खेती करते थे। यही इनका मुख्य कार्य था। वे गाय भेड़ बकरी सूअर भी पालते थे उस टाइम के लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग, और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। ये ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, इसका मतलब ये लोग ऊँट से भी परिचित थे। ये है नवदा टोली, मालवा संस्कृति से प्राप्त मिट्टी के बर्तन जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। कितने सुडौल आप इनको देख सकते हैं। सामान्यतः वे घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिनकी पहचान किसके रूप में की गई है कि वो शायद घोड़े या गधे या फिर जंगली गधे के अंग रहे होंगे। लोग गोमांस अवश्य खाते थे। अब यहाँ पर ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोग गोमांस खाते थे। गोमांस तो अवश्य खाते थे, ये बोल रहे हैं यहाँ पर, किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूँ और चावल उपजाते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग गेहूं और चावल पैदा करते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। गेहूं चावल बाजरा ये उगाते थे वो। मसूर, उड़द, मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे, आज के जैसे बिल्कुल। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में भी पाए गए हैं। समझ गए आप। अब ये सारे अवशेष कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र की नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जो स्थल नवदा टोली, वहाँ से मिले हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। नवदा टोली से जितने अवशेष मिले हैं अनाज के, इतने भारत के अन्य किसी स्थल से नहीं मिले हैं, शायद नहीं मिले हैं। तो ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। नवदा टोली के लोग और क्या करते थे, बेर और अलसी भी उपजाते थे। बेर और अलसी की भी खेती करते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है, तो वहाँ कपास भी अच्छी होती थी। निचले दक्कन में मतलब और दक्षिण भारत का निचला हिस्सा, दक्कनी पठार का निचला हिस्सा, उसमें रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बात करें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, जिसको बंसी बोलते हैं, मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं, जो कि पूर्वी बिहार में, पश्चिम बंगाल में क्या है, चावल मच्छी वहां का प्राचीन भोजन है, तो वो इसी तरह से विकसित हुआ है। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। आज भी पश्चिम बंगाल आपका और ये आपका बिहार है, तो यहाँ मछली चावल आज भी चलता है। भात हम पके हुए चावल को ही बोलते हैं। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियाँ छोटी हैं। राजस्थान में जो बनास घाटी यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो कैसी हैं, छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। ये काफ़ी बड़ी क्षेत्र है।
लगभग 4 हेक्टेयर में फैले। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। ये पकी ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था, जैसे कि गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदाकदा कभी कभी वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोपकर बनाते, और लगता है कि घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। मतलब कहीं कहीं इसका पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, नहीं तो जैसे गिलुंद का एग्जाम्पल ले लें तो इसके 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ कच्ची ईंटों से बने घर देखने को मिलते हैं। यहाँ घर कैसे थे? कच्ची ईंटों के, और गीली मिट्टी थोप कर, मतलब गीली मिट्टी का उसको लेप लगा दिया जाता था। ऐसे घर आज भी देखने को मिलते हैं भारत में, और उनके ऊपर छप्पर लगाए जाते थे, छप्पर से उनको छाया जाता था। लेकिन आहार के लोग पत्थर के घरों में रहते थे। ये कहाँ की बात है? गिलुंद की। और आहार के लोग थे वो पत्थर के घरों में रहते थे। अब तक पता चले 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। जोरवे संस्कृति के 200 स्थल अब तक ज्ञात हो चुके हैं, और इनमें जो दैमाबाद का स्थल है, दैमाबाद, वो सबसे बड़ा स्थल है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। ये पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। गढ़ टाइप का, जैसे किसी कोई विशेष क्षेत्र रहा हो। पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से बुर्ज बने थे, जिसमें कच्ची दीवार थी, इसके चारों ओर बाउंड्री थी, और उसमें जगह जगह बुर्ज बने थे रखवाली के लिए, जैसे होते हैं ना महलों में, ऊपर सैनिक तैनात रहता है, कुछ इस तरह के गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। दैमाबाद से क्या ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे कि इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? तो यहाँ पर कांसे की वस्तुएं सबसे अधिक मिली हैं, इस वजह से दैमाबाद महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। यहाँ की जो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर हड़प्पा संस्कृति का इफेक्ट देखने को मिलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के, शुरुआती ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर, ये इनामगांव स्थल शुरुआती ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार गड्ढों वाले मकान। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। सबसे पहले इनाम गांव से क्या मिला है? चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं, चूल्हे भी मिले हैं यहाँ पर। बाद की अवस्था में 1300 से 1000 ईसा पूर्व में इसके आसपास के 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार कमरा है। ये मकान बस्ती के केंद्र में है। अब बस्ती के केंद्र में मकान है तो ऐसा लग रहा है ना किसी सरदार का मकान रहा होगा ये। इसके निकट में ही जो कोठार है, एक कोठार भी है, उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इस बस्ती के केंद्र में एक जो बड़ा आयताकार, जिसमें 4 कमरे हैं, एक वृत्ताकार कमरा है, मकान मिला है 5 कमरों वाला, ये बस्ती के केंद्र में है, इसलिए माना जा रहा है कि ये सरदार का मकान रहा होगा। इसके पास में ही एक कोठार है और उस कोठार में अनाज जमा किया जाता होगा जो टैक्स के रूप में वसूला जाता होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव क्या था? ताम्रपाषाण युग का एक बड़ा स्थल था। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं, कब्रें भी मिली हैं। ये बस्ती किलाबंद है, ये भी किलाबंद थी बस्ती, चारों ओर बाउंड्री थी बुर्जों के साथ, और खाई से घिरी हुई थी, खाई से भी घिरी हुई थी, चारों ओर खाई खोद रखी थी सुरक्षा की दृष्टि से। जोरवे जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, या फिर हम कहें कि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहाँ से प्राप्त लाल पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन ये लगभग 1200 ईसा पूर्व के हैं। लाल है ये बर्तन, लेकिन इन पर काले रंग से ये लाइनें बनाई गई हैं, तो ये जोरवे संस्कृति के बर्तन हैं। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, तांबा बनाना अच्छी तरह से जानते थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे।
हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएँ भी बनाते थे। ये पत्थरों के नाम है कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे। कताई बुनाई, कपास से उसको कताई बुनाई करके धागा बनाना, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। मालवा संस्कृति जो है, मालवा का क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ पर चरखे और तकलियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कताई बुनाई जानते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे यहाँ मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे, वस्त्र बनाना जानते थे वो। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें बनाने वाले, मतलब इनाम गांव से कुंभकार, धातुकार, धातु बनाने वाले, हाथी दांत के शिल्पी जो हाथी दांत से वस्तुएं बनाते थे, चूना बनाने वाले लोग, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जिनको टेराकोटा बोलते हैं हम, जिनको पहले मिट्टी की मूर्ति बनी फिर उसको आग में पका लिया, वो टेराकोटा हो गया, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था के अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था के अनाज में मतलब क्षेत्र विशेष, ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कुछ अलग चीज़ें उगाई जाती हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग। अनाज, भवन भी अलग अलग प्रकार के और मिट्टी के बर्तन भी अलग अलग प्रकार के, इनमें क्षेत्रीय भिन्नता दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग थे ये। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ। पश्चिमी भारत में जौ और गेहूँ की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार पश्चिम बंगाल में आपका चावल पैदा होता था, मच्छी चावल चलता था वहाँ पर। तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य प्रदेश, मध्य भारत की कई बस्तियाँ जैसे कि कैथा है या आयरन पहले की प्रतीत होती हैं। अगर तिथि के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश, तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां हैं जैसे कि कायथा और ऐरण, ये पहले की प्रतीत होती हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की हैं। तिथि के अकॉर्डिंग उनके सब संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। सब संस्कार कैसे थे, पूजा पद्धति किस तरह की थी। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। महाराष्ट्र में मृतक को क्या करते थे, ये कलश में रख करके और उसको अपने घर के ही फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में उसको गाड़ देते थे। ये इनाम गांव मकानों की समाकृतिक पुनर्रचना, कुछ इस तरह के मकान थे इनाम गांव में। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे, जैसे हड़प्पा स्थल में अलग अलग कब्रिस्तान मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस बात में विश्वास करते होंगे। ये मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अब मिट्टी की स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं तो इससे पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते होंगे, मतलब मिट्टी की पूजा करते होंगे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएँ भी पूजी जाती थी। कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएँ भी मिली हैं, वो भी पूजी जाती थी उस टाइम पे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। पश्चिम एशिया में इस तरह की प्रतिमा और पाई जाती है तो उससे कुछ मिलती जुलती है ये। मालवा इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ, वृषभ मतलब बैल। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ। रूढ़ शैली मतलब स्पष्ट चित्र नहीं है, कान, आँख, नाक सब स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, मोटा मोटा इन्होंने बनाया है। वृषभ मूर्तिकाएँ ये सूचित करती हैं कि वृषभ या सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इसको धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था। बस्ती के ढांचों और सब संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। बस्ती का ढांचा किस तरह का था, सब संस्कार विधि, इन दोनों बातों से ये पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता शुरू हो चुकी थी।
लोगों के बीच ऊंच नीच का भाव था, पैदा हो चुका था ऊंच नीच का भाव। महाराष्ट्र में पाई गई कई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। महाराष्ट्र में ऐसी कई बस्तियां मिली, जोरवे बस्तियां। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी हैं, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी हैं। इससे दो स्तरीय निवास का आभास मिलता है कि कुछ लोग शक्तिशाली थे, कुछ कमज़ोर थे। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस्तियाँ, ये लिखा है ना, बड़ी बड़ी बस्ती है तो ये बस्तियाँ समझें इसको। बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, ऐसा रहा होगा। लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे, चाहे वो बड़ी बस्ती हो चाहे छोटी बस्ती, और गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। ये था खेल। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। जो पंसारी लोग थे, जिनको हम शिल्पी बोलते हैं, ये पश्चिमी छोर पर रहते थे गांव के, और सरदार बीच में रहता था केंद्र स्थल में। इससे निवासियों के बीच क्या सामाजिक दूरी पता चलती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। एक वयस्क आदमी दफनाया गया है इनाम गांव में, उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन हैं और कुछ तांबे के। कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन मिले हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं कैथा के एक घर से। इसी स्थान में, अब कैथा संस्कृति का नाम है, स्थल का नाम है, इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। मतलब स्टेटाइट और कार्नेलियन ये कीमती पत्थर माने जाते थे उस टाइम पे, तो इनके गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। इसका मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, जैसे आज सोना। ये स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थीं वे कैसे थे? धनी लोग थे। कैसे थे? धनी लोग थे। तिथिक्रम दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। गणेश्वर नाम का जो स्थल है, तिथिक्रम के अनुसार ये क्या है? अवलोकनीय है। कैसा अवलोकनीय है? क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्यों देखने योग्य है? ये राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो ये गणेश्वर स्थल कहाँ है? जो खेतरी नामक खान है तांबे की राजस्थान में, इसके सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के पास में ये स्थल है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकाली तांबे की वस्तुएं हैं। तीर के नोक मिले हैं, बर्छे के फल मिले हैं, बंसियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि ये सारी चीज़ें मिली हैं। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं। पकी मिट्टी की एक पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे और जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है, मतलब सिंधु सभ्यता में जो मिली है उनसे मिलती जुलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं। पत्थर के छोटे छोटे हथियार मिले हैं या उपकरण मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति को बताते हैं। यहाँ गैरिक मृदभांड OCP भी पाया गया है। ये लाल अनुलेपित भांड हैं, लाल रंग से इनको अनुलेप किया गया, मतलब इनको पेंट किया गया है, जो अक्सर काले रंग से रंगा जाता था। बाद में काले रंग से डिजाइन बनती थी इन पर, और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता था ये गैरिक मृदभांड। क्योंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पहले की हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर स्थल था, यहाँ से हड़प्पा को तांबा पहुँचता था, तांबा भेजते थे यहाँ से। उससे उसने कोई खास तत्व
प्राप्त नहीं किया गणेश्वर ने। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। कृषि कार्य करते थे और कम करते थे कृषि कार्य, शिकार ज़्यादा करते थे ये गणेश्वर के लोग। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। इन्होंने नगर नहीं बनाए। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदुहांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसकी जो गैरिक मृदुहांड बाकी लोगों ने यूज किए तो उस संस्कृति में हम इसको नहीं रख सकते। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जा सकता है। प्राचीन हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। बाद में यहीं पर और विकसित सभ्यता आई जिसको हम परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं या संस्कृति कहते हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाणिक वस्तुओं की कई श्रृंखलाएं हैं। तो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण वस्तुओं की कई श्रृंखलाएं हैं। तिथि क्रम देखेंगे यहाँ से हम। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।